और मेरे साथी सभी टीचर्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा, मेरे पास लेट इन्फॉर्मेशंस थी, बाकी सर से बहुत पुराना कनेक्शन है, करीब 8 साल पूरे हो गए 2009 से। और अब जाके पिछले कुछ वक्त से जीवन का उद्देश्य बदला है, तो मैं बहुत ज़्यादा आप सब लोगों के बीच में रहता हूँ, स्पेशली बच्चों के बीच में। मेरा जो मेन फोकस है वो 2 चीज़ों पे है। बच्चों के साथ मैं जब भी बात करता हूँ, पेरेंट्स के साथ मैं जब भी बात करता हूँ, सबसे पहले कोई भी इंसान एक अपनी आइडियोलॉजी होती है उसकी, कि वो किस बात को समझ के काम करता है। तो मेरी जो आइडियोलॉजी है वो स्वामी विवेकानंद से थोड़ी सी कनेक्टेड है। मैं ये मानता हूँ और बच्चों से हमेशा डिस्कस भी करता हूँ कि संसार की जो सारी ताकत है, सारी जो पावर है, वो आपके अंदर है, और अगर ज़रूरत है तो बस उसको जगाने की है। आपको अपने जो वर्क है उसमें कंटिन्यूटी लाने की है। अगर आप इस बात में सक्सेस हो गए कि आपने अपनी जो पावर है उसको जगा लिया, उसको राइट डायरेक्शन में लगा लिया, तो निसंदेह आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। एक बात, अब ये जो आपकी पावर है इसको आप पहचानें कैसे, इसको आप जगाएं कैसे? सबसे पहले आप ये देखें कि जो हम कर रहे हैं और जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, इनमें कनेक्शन क्या है। कई बार मेरे सामने बहुत सारे बच्चों के खूबसूरत जवाब आते हैं। मेरे दूसरा भी फील्ड है, सेम है, कनेक्टेड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछले 1 महीने से, उन्होंने मुझे कॉल भी किया है, क्योंकि मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों से मैं डायरेक्ट लिंक रहूं। तो बच्चों को मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, बच्चे मेरे साथ फेसबुक पर भी हैं। बच्चों को कई बार ये समस्या आती है कि हम सब्जेक्ट कौन सा ऑप्ट करें, तो उसमें भी मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। हमें किसी भी फील्ड की जो ऊंचाई है उसको देखना है। जब मैं बहुत छोटा होता था, मैं आप लोगों को बता दूं, जब मेरी उम्र 21 साल थी, जब मैं सर के और मैम के कांटेक्ट में आया और इन्होंने मुझे जितना निखारा, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और इतना निखार पाता। जितना मैंने जीवन के अनुभव लिए, सीखा, वो सब इन दोनों से सीखा। आप जब भी ये देखें कि आप जिस फील्ड की ओर जाना चाह रहे थे, या आपको किसी ने सजेस्ट किया किसी फील्ड की ओर जाने से, तो उसकी अंतिम ऊंचाई क्या है। मैं अगर कोई भी बच्चा, अभी भी मेरे पास पिछले वीक मेरी एक क्लास थी, एक सेशन था, और उसमें एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर मुझे आईआईटी ऑप्ट करूं मैं या मेडिकल ऑप्ट करूं। तो मैंने उसको पूछा था कि आपका गोल क्या है, कि सर इंजीनियर बनना। मैंने पूछा गोल क्या है, कि सर इंजीनियर बनना। मैंने अगेन आस्क कि व्हाट इज योर गोल। बच्चा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि सर पूछना क्या चाह रहे थे। मैंने कहा बेटा आप करना क्या चाहते हो। तो मैंने उसको उस वक्त बताया कि इंजीनियर बनने का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, नौकरी लग जाना नहीं है। इंजीनियर बनने का मतलब तो अब्दुल कलाम बनना भी है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैं आरबीआई गवर्नर की बात करता हूं। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो मैं इसरो की, बार्क की, या जितने भी हमारे डीआरडीओ हैं उनकी बात करता हूं अपने बच्चों के साथ। आप पहले ऊंचाई देखें, फिर ये देखें कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हो, किसी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो, इसमें मुझे तो कभी कोई संदेह नहीं होता कि आपकी एबिलिटी कम है। मुझे किसी भी बच्चे की एबिलिटी कम नहीं दिखती। अगर उसने ठान लिया, कुछ भी उसने ठान लिया, तो वो कर जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि आपको करना क्या है, और फिर देखें उसका रास्ता। कई बार
एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट था पिछले वीक का। मैं सर के साथ बैठा हुआ था और तभी एक कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा था, माइंड में अचानक से मेरे बात क्लिक की। एक बच्चा था, वो किसी पॉइंट पर आर्ग्यू कर रहा था किसी से, और वो आर्ग्यू, सपोज मैं बैठा हूं, मेरे सामने मेरा बच्चा किसी से आर्ग्यू कर रहा है, तो मुझे शायद पसंद ना आए, तो मैं उस बात को जिक्र कर रहा था। सेम सर के साथ कोई टीचर ये बात डिस्कस कर रहा था कि सर वो बच्चा बड़ा आर्ग्यू कर रहा था, और वैसे इंटेलिजेंट था बच्चा। तो जब तक सर जवाब देते उससे पहले मैंने एक ही बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आर्ग्यू कर सकते हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं। तब तक सर ने बताया मुझे, एमडी सर ने, कि सर सबसे ज़्यादा तारीफ ही उस बच्चे की हुई थी। तो हमें ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि अगर हम किसी से क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप जब भी अपना सब्जेक्ट चूज करें, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ वहीं कहता हूँ, कि जो परवरिश है, जो देखभाल है, भाई की तरह, दोस्त की तरह, पिता की तरह, टीचर की तरह एमडी सर से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। जो एक केयर है, प्रॉपर केयर, बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट, वो इनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स भी रखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर चूक हो जाती है, बच्चों से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पाते लोग, बच्चों की जो रियल समस्याएं हैं वो नहीं जान पाते। तो आप बच्चे हों या बच्चों के पेरेंट्स हों, इस बात को सबसे पहले देखें कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, और उसका गोल जब भी आप डिसाइड कर रहे हों। मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर, मैंने एक बच्चे को पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, समस्याएं आती कहाँ से, यहाँ से शुरू होती हैं। मैंने बच्चे को पूछा आप क्या करना चाहते हो, उसने कहा कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऑब्वियस क्वेश्चन है, बहुत कॉमन भी क्वेश्चन हो गया आजकल, और केसीएम जैसे इंस्टीट्यूशन में तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसा रिप्लाई कर रहा है तो कोई अलग बात है। मैंने कहा बेटा क्यों बनना चाहते हैं आप डॉक्टर? हो सर बहुत सारा पैसा कमाना। मैंने कहा तो आप, मुझे नहीं लगता कि इस बात को सोचकर आप ऊंचाइयों तक जाओ। तो सर क्यों? अगर आप, ये सिर्फ डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज़ का आप अगर पहले ही रिजल्ट देख लेते हो तो आप हार्ड वर्क नहीं कर पाते उस जगह। मैंने उस बच्चे को कहा कि अगर सपोज आपको डॉक्टर बनना है और आप पीएमटी की तैयारी में जा रहे हो और आप फिजिक्स करने बैठे, और फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर रहे हो, कोई टॉपिक आप करने बैठे, और तभी आपके मन में ख्याल आया कि नीट के फॉर्म आ गए मार्केट में। बस फिजिक्स पढ़ने बैठे थे, नीट के फॉर्म का ख्याल आ गया दिमाग में। जैसे नीट के फॉर्म का ख्याल आया तो लगा यार वो नेट पे जाके हम भर देंगे। अब ना पिक्चर्स बनने लगी, हमारा जो माइंड है ना वो पिक्चर्स में सोचता है। पिक्चर्स बनने लगी कि हम वहाँ जाएंगे, हम फॉर्म भरेंगे, फिर टेस्ट भी आ गया, फिर टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट का सेंटर वहाँ आएगा, पापा को साथ लेके जाएंगे, फिर टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया। बैठे बैठे फिजिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टेस्ट का रिजल्ट आ गया, नीट में सेलेक्टेड हो गए। फिर डॉक्टर वहाँ एमबीबीएस कॉलेज में गए, अब कोई लड़का है उसने वहाँ जिम ज्वाइन कर ली, बैठे बैठे स्टडी टेबल पे बैठे बैठे, और उसके बाद उसकी हुई पर्सनैलिटी और फिर वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद उसने हॉस्पिटल बनाया बहुत अच्छा सा, बैठे बैठे। उसके बाद हॉस्पिटल में वो एक पोर्च, और किसी के मन में जब वो छोटा सा होता है, किसी गाड़ी को देख कर कोई ख्याल आता है, स्पोर्ट्स के अंदर गाड़ी को पार्क कर रहा है, आराम से जा रहा है। तब तक मम्मी की आवाज आ गई, बेटा खाने का टाइम हो गया। भाई 1 घंटे का टाइम था, वो हॉस्पिटल बनाने में खर्च हो गया, फिजिक्स गई। तो असली समस्या यहाँ है कि जब भी हम हार्ड वर्क करते हैं, वर्क करते हैं, तो हम अटेंटिव नहीं होते। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि हम ये करके क्या बनेंगे, आप सिर्फ करते जाओ, सिर्फ करते जाओ, और अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से तो बन ही जाओगे। अचीव तो होना ही है। अगर आप ये सोच के करोगे कि हमें अचीव क्या होगा, तो उस अचीवमेंट के ख्याल में कई बार तो उसके एंजॉय में,
हम उसे एंजॉय कर रहे होंगे सक्सेस को, और कई बार फेलियर्स के डर से हम मातम मना रहे होंगे। तो चाहे खुशी हो चाहे मातम हो, हमें समय से पहले नहीं मनाना चाहिए। तो मेरा एक यही गुरु मंत्र है सारे बच्चों से और उनके पेरेंट्स के साथ भी, कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सिर्फ वर्किंग की रखें, मिलेगा क्या वक्त पर छोड़ दें। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो कभी लास्ट में एक चीज याद रखना है, जितना आपको मिला है सच में आप उतना ही डिजर्व करते थे। आप खुश रहोगे, अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। और अगर आप खुश रह सकते हो जो भी आपको मिला है, तो निश्चित रूप से आप जो वर्किंग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। जब आप खुशी से कोई काम करते हो और प्रेशर में काम करते हो, एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। मुझे एक कहानी, छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बार दो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और एक बच्चा करीब 6 साल का, एक बच्चा करीब 8 साल का, और वो खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते जो बड़ा वाला बच्चा है वो कुएं में गिर जाता है। तो छोटा बच्चा वहाँ हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है लोगों को, बहुत मदद मांगता है, कोई नहीं दिखता। तो वो क्या करता है, जो रस्सी होती है उसको डाल देता है और उसको कहता है कि इसको पकड़ो। एंड ही स्टार्ट्स पुलिंग, और अपने पैर जमीन में गढ़ा के और वो खींचता रहता है और फाइनली वो उसको बाहर निकाल लेता है। जब वो बाहर निकाल लेता है तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी के अंदर पागल हो जाता है। वो सबको जाके ये बात बताता है कि आज ना हमने ऐसा कर दिया। अब उसके जो फैमिली वाले होते हैं कोई उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब तैयार नहीं थे तो वहीं एक बहुत सीनियर लोग होते हैं थोड़े थॉट्स वाले, तो वो कहते हैं हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। फिर उसको पूछते कैसे हो सकता है ऐसा, कि बता तो रहा है बच्चा, जैसे ये बता रहा है वैसे ही हो गया होगा। वो नहीं, वो तो हम मान लिया, लेकिन ये बताओ वैसा पॉसिबल कैसे है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये उसको खींच रहा था ना, उस वक्त इसको वहां ये बताने वाला कोई भी नहीं था कि तू नहीं कर सकता। इवन ये खुद भी नहीं था अपने साथ कि जो ये कहता कि तू ये नहीं कर सकता। बस ये एक ऐसी बात है जिसे आपको, हर इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी गोल, कोई भी ऊंचाई ऐसी नहीं बनी। इवन एवरेस्ट के तो ऊपर, एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, लोग तो उससे भी 6 फीट ऊंचे चले गए। एवरेस्ट के ऊपर जब कोई खड़ा होता है तो कोई 6 फीट का आदमी खड़ा है तो उसका माइंड तो 6 फीट ऊपर ही हुआ ना एवरेस्ट से। तो लोग तो एवरेस्ट के भी ऊपर चढ़ गए। आप कभी भी, कोई भी ऊंचाई ऐसी नहीं बनी। अगर आप सच में, आपके प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में ईमानदारी है, आपने फोकस्ड वर्क किया है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव एवरीथिंग। आप उस चीज को पा जाओगे। इस एक छोटी सी कहानी पर, मैं जब बोलता हूं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। 1938 में एक शूटर हुआ करते थे यूरोप में, कैरेली नाम था उनका, और 1938 में वो नेशनल चैंपियन थे पिस्टल 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में। और नेशनल चैंपियन होते हुए उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो 1940 का जो ओलंपिक होगा उसमें गोल्ड मेडल मैं जीतूंगा। उन्हें अनाउंस कर दिया। अब क्या होता है, वो आर्मी में थे और 1937 में उनकी एज उस वक्त हुआ करती थी 28 ईयर। और किसी ड्यूरिंग रिहर्सल उनके जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे राइट हैंड में, उसमें ग्रेनेड फट जाता है और वो अपना हाथ खो देते हैं। जब वो अपना हाथ खो देते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज होता है। तो वो सोचते हैं कि यार करीब 1 महीने में वो बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद जो उसका सर्किल था जहाँ वो रहता था, जो जिन लोगों से मिलता था, उससे बिल्कुल दूर चले जाते हैं। और वो कहते हैं, आपके अनुसार उसको उस वक्त जब उसका हाथ कट गया, एक 1 ईयर ओलंपिक का रह गया था 1939 में, तो उसको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था उसको? बहुत बढ़िया, मैम के लिए क्लैपिंग करिए। उसने रिहर्सल किया, उसने ये सोचा कि जो चला गया उसके लिए क्या रोना, जो मेरे पास बच रहा है उससे करूं ना।
वो 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहा, और जब 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहा तो फिर अगेन जो प्री क्वालिफाइंग थे उसके ओलंपिक क्वालिफाइंग से वो वहाँ राउंड हो रहे थे, तो वो वहाँ पहुँच गया। और उन लोगों ने कहा कि यार देखो इसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखो, कि इसने अपना हाथ खो दिया फिर भी हमारी हौसला अफजाई के लिए आ गया यहाँ पर। वो ये कहता है भैया मैं किसी की हौसला अफजाई के लिए नहीं आया, आई विल फाइट विद यू। लोग अचंभे में रह गए, कैसा पागल हो गया। संयोग से वर्ल्ड वार बिगिन हो गया, 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। अब उसका सपना चूर चूर। उसने कहा क्या करना चाहिए कि मैं 1944 में जाऊंगा। एज ढल रही थी लेकिन सपने बुलंद थे, उसके इरादे बुलंद थे। संयोग से 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए। उसने कहा कि 1948 में जाऊंगा। 1948 के ओलंपिक में गया और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। अब एज हो गई उसकी करीब 40 ईयर, और स्पोर्टमैन के लिए 40 ईयर बहुत बड़ी एज होती है, क्योंकि उस वक्त जो विल पावर है, जो पेशेंस है, वो जवाब देने लगता है। तो उसने कहा कि यार ऐसे तो ओलंपिक बहुत लोगों ने, ऐसे मेडल तो बहुत लोगों ने जीते हैं, तो मैं 1952 में फिर से गोल्ड मेडल जीतूंगा। और उसने सच में 1952 में फिर से गोल्ड मेडल जीता, और 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले वो पहले एथलीट थे। तो अगर सच में आपके हौसले, आपके जज्बे, आपके इरादे इतने बुलंद हों कि हमें इस बात का फिक्र नहीं करना कि क्या चीज छूट गई, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी कि वक्त बीत गया, जो हमारे पास बचा है बस उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, निश्चित रूप से आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे, अगर आपके उद्देश्य ऑनेस्ट होंगे तो। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अनिल सर को, जो इन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर, एंड वेल विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।